हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग? तो आज की क्लास जो है हमारी वो बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर हम फर्स्ट चैप्टर से कंपेयर करें तो फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, जब ब्रिटिशर्स थे उस समय इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया की इकोनॉमी को पे क्या इम्पैक्ट डाला, क्या पॉजिटिव नेगेटिव उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडिया के लिए। ये सारी बातें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली। अब सेकंड चैप्टर हम लोगों का है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इसमें हम पढ़ेंगे जब हमारी गवर्नमेंट आई। अब तो हमारी अपनी सरकार बन चुकी थी। 1950 टू 1990 को हम पढ़ रहे हैं। तो अब तो हमारी अपनी गवर्नमेंट बन चुकी थी, तो उन्होंने क्या मेजर्स लिए हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए, इसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में? प्लानिंग कमीशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट प्लानिंग कमीशन। व्हाट इज प्लानिंग कमीशन? तो देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को या इकोनॉमी के अंदर जो भी प्लानिंग करनी है कि हम आने वाले टाइम में अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप करेंगे, इसके लिए एक कमिटी बनाई गई, एक कमीशन बनाया गया, जिसका यही काम होगा कि वो आने वाले समय में इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस की जरूरत है इसके बारे में हमें बताएं, गवर्नमेंट को बताएं। और फिर गवर्नमेंट उसके जो सर्वेज हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करेगी, डिसीजंस लेंगी और इकोनॉमी को डेवलप करने का काम करेगी। तो देखो, सबसे पहले कि प्लानिंग कमीशन जो है वो इंडिया में कब आया। तो इंडियन गवर्नमेंट विद अच्छा प्राइम प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन को मार्च 1950 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। मार्च 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन को इंडिया में लाया गया था, जिसके तहत 5 ईयर प्लान्स बनाए गए कि आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजों को डेवलप करने का काम करेगी। और प्लानिंग कमीशन की एक और बात बता दूं बच्चों आप लोगों को कि अब इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन नहीं है। प्लानिंग कमीशन का नाम अब याद रखेंगे, प्लानिंग कमीशन का नाम अब इंडिया में चेंज होके क्या बन गया? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का नाम अब क्या हो गया इंडिया में? नीति आयोग। और इसके चेयरमैन भी कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये बात हो गई प्लानिंग कमीशन की। तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया कि भाई डिसीजंस हम कैसे लें, किस चीज को डेवलप करें, इसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। ये 11th क्लास का टॉपिक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी करके आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है ना? तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है वो 3 होती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो देखो, द रीजन ड्यू टू विच अ कंट्री फेसेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये तीनों प्रॉब्लम्स आती किसकी वजह से है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है। हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। हम और डिमांड करते ही रहते हैं। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे पास जो है जितने भी, वो क्या है? लिमिटेड है। और ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि एक ही रिसोर्स को हमें कई तरह से इस्तेमाल करना होता है। सिंगल कोई सा भी अगर एक रिसोर्स है तो उसका ऐसा नहीं कि एक ही यूज है। कोई सा भी रिसोर्स है तो उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी होती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती हैं। तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? किसी भी इकोनॉमी में अगर देखें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो जब इंडिया को डेवलप करने की स्ट्रेटेजी के बारे में शुरुआत करी गई तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम आई कि अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम किस चीज के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करें। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर्स गुड। कंज्यूमर गुड का मतलब क्या होता है?
जो कंजम्पशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और प्रोड्यूसर्स गुड्स का मतलब होता है जो दूसरी चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स का इस्तेमाल करें या कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक किसको कहते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जहां पर वर्कर्स से ज्यादा काम करवाया जाता है ना, लोगों से काम, लेबर से ज्यादा काम करवाया जाता है, मशीनों का इस्तेमाल कम किया जाता है। ये मोस्टली उन इकोनॉमी के अंदर होता है जहां पर रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है, कैपिटल की शॉर्टेज होती है। और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब कि हमें मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा करना है, ठीक है। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हम किसके लिए चूज करेंगे, इसको डिसाइड किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीन इकोनॉमी। अब देखिए, अब यहाँ पर अगली बात आती है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये सारा आप लोगों ने पढ़ रखा है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो तीन तरह की होती है, मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, एक बात को समझेंगे, आप लोगों को पहले से पता है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी को कहा जाता है जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी को कहा जाता है जहां पर पब्लिक वेलफेयर पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इंडिया ने, हमारी जो न्यूली गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम कौन सी इकोनॉमी को चूज करें। तो हमारे कुछ ऐसे लीडर्स थे उस समय जो कहते थे या उनका मानना था कि हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चूज करना चाहिए। वहीं हमारे कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जिनका मानना था कि हमें सेंट्रली प्लान्ड यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को चूज करना चाहिए। तो इस वजह से हमने दोनों का मिक्सचर यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। मिक्स्ड इकोनॉमी हम कहते किसको हैं? तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या हो, दोनों के फीचर्स हो। किसके किसके? तो कैपिटलिस्ट के भी और सोशलिस्ट के भी, ठीक है ना। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के फीचर्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पर भी होगी वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी गवर्नमेंट ने ध्यान देना है और साथ साथ पब्लिक वेलफेयर पर भी ध्यान देना है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या चुना? हमारी गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना, ठीक है। ओके, अब देखो, अब इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान्स का दौर शुरू हुआ। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में, 1950 में आ गया था वो। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया ने अपना पहला, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑन 1 अप्रैल 1951, ठीक है ना, टू 1956, 31 मार्च 1956। पहला 5 ईयर प्लान इंडिया का कब आया? 1951 टू 1956, ठीक है। ओके, अभी जो है लास्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? तो लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा था 2012 टू 2017, 2012 टू 2017, ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, ये वाला 2012 से 2017। अब इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान्स को विड्रॉ कर लिया गया है, यानी कि अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नीति आयोग के अकॉर्डिंग काम करती है। 5 ईयर प्लान का जो टॉपिक था वो इंडिया के अंदर क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा पढ़ना है 5 ईयर प्लान्स के बारे में कि 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं। तो बेसिकली देखो, 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं ना, वो हमारे गोल्स होते हैं, है ना। टारगेट, किसी काम को करने के लिए हमें एक टारगेट को सेलेक्ट करना पड़ता है ना, तो वही टारगेट जो है ना हमारा, वो क्या है? हमारा 5 ईयर प्लान है। हम 5 ईयर प्लान के तहत ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले 5 सालों में जो हमारी गवर्नमेंट है वो कौन कौन से टॉपिक पे काम करेगी, कौन कौन से सेक्टर्स को अपलिफ्ट करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। उन सेक्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो देखो, 5 ईयर प्लान्स के जो गोल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स और एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है ना।
लॉन्ग टर्म गोल्स ऐसे गोल्स को कहते हैं जिनको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत है। वो हमारे टारगेट में तो है लेकिन उसको बहुत जल्दी अचीव नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे टारगेट्स को हम लॉन्ग टर्म गोल्स में डालते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वो मेनली लगभग 20 ईयर्स का टाइम इनको फुलफिल करने में लग जाता है। लगभग लगभग 20 ईयर का टारगेट इनका रहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म गोल्स। और शॉर्ट टर्म गोल्स हम किसको कहेंगे? तो शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे ऐसे गोल्स होते हैं जिनको हम जल्दी फुलफिल कर पाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं और एक आधे 5 ईयर प्लान में ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। ठीक है। अब इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर गोल्स की हम बात करें तो जो हमारे गोल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है। तो गोल्स की बात अगर करें तो देखिए हमारी जो गोल्स हैं वो क्या क्या हैं। देखिए लॉन्ग टर्म गोल्स, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे कौन कौन से हैं? तो पहला गोल है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला गोल, पहला टारगेट हमारा क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान आया उसमें पहला लॉन्ग टर्म गोल क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत स्लोली हो रहा था, बहुत ही ज्यादा स्लो। आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अराउंड 0.5% पर एनम के अकॉर्डिंग ग्रो कर रही थी। तो बहुत स्लो ग्रोथ था। तो हमारी गवर्नमेंट में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था उसमें पहला जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल था वो क्या था? कि हमें अपने जीडीपी को क्या करना है? ग्रो करना है। थोड़ी सी उसकी स्पीड हमें ग्रोथ की बढ़ानी है। तो पहला टारगेट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा मॉडर्नाइजेशन। दूसरा क्या है? दूसरा जो गोल था हमारा वो क्या था? मॉडर्नाइजेशन। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? तो मॉडर्नाइजेशन का सिंपली मतलब है कि हमें मॉडर्न होना है। हमें क्या होना है? मॉडर्न होना है। तो मॉडर्न हम कैसे होंगे? मॉडर्न हम कैसे होंगे? और दूसरी बात कि हमारे मॉडर्न होने से या इकोनॉमी के मॉडर्न होने से इकोनॉमी को क्या फायदा होगा? तो इसमें दोनों बातें मैं आपको समझाता हूँ। मॉडर्नाइजेशन का मतलब, आप मॉडर्न कब कहे जाओगे? सिंपली आप ये सोचो कि आप मॉडर्न हो। कोई आपको मॉडर्न कब बोलेगा? तो कोई आपको मॉडर्न दो बातों को देख के बोलेगा। पहली बात क्या? कि आप नई चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, दैट मीन्स आप मॉडर्न। और दूसरा, जो आपकी थिंकिंग है, आपकी जो सोच है वो पुराने ख्यालात पर बेस्ड नहीं है ना? नई दुनिया के अकॉर्डिंग आपकी सोच हो गई है, तभी आपको क्या कहा जाएगा? मॉडर्न कहा जाएगा। तो इकोनॉमी को अगर मॉडर्नाइज करना है तो उसके लिए भी हमें दो चीजों को देखना था। पहला क्या? कि अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। और दूसरा, चेंज इन सोशल आउटलुक, यानी कि हमें अपनी जो पुरानी सोच है उसमें बदलाव लाना है। जैसे गर्ल्स इन्फेंटिसाइड या फीमेल एजुकेशन को कम करो या डोरी, ये सब जो पुरानी थिंकिंग है इन चीजों को हटके मॉडर्न तरीके से सोचना। तो चेंज इन सोशल आउटलुक, ये दोनों ये दोनों अगर होंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि हम ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर पाएंगे। भाई ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और अगर हमारा सोशल आउटलुक चेंज होगा तो हम सब एक साथ मिल के काम करेंगे यहाँ के लोग, तो जिससे क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना? तो इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग का जो दूसरा टारगेट था वो क्या था? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, आई होप आप लोगों को समझ में बात आ गई होगी कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, मॉडर्नाइजेशन के बाद अगला जो हमारा टॉपिक था, जो मेन टारगेट था, वो था फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये एक बात, इस बात को बहुत अच्छे से समझो। फुल एम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक है वो तुम्हारे दूसरे चैप्टर्स में भी तुमको देखने को मिलेगा। पहले एक मेरी बात समझो। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है जहां पर जितने भी लोग एबल हैं काम करने के और काम करना चाहते हैं, दैट मीन्स पर्सन पर्सन्स एबल एंड विलिंग टू डू वर्क आर वर्किंग। मतलब जितने भी लोग काम करने के लायक हैं और काम करना चाहते हैं, और वो सारे के सारे लोग अगर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि उस जगह पर फुल एम्प्लॉयमेंट।
वहां पर कोई भी लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है। अच्छा, कोई भी अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ? क्या वहां पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो खाली बैठा होगा? तो ऐसा नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहां पर सारे के सारे लोग जो वर्किंग के क्राइटेरिया में आते हैं, वर्किंग पीपल के क्राइटेरिया में, वो सारे लोग काम कर रहे हैं। अब 5 साल का कोई बच्चा है वो तो खाली बैठा होगा ना, 90 ईयर्स के कोई ओल्ड एज पर्सन है वो तो खाली बैठे होंगे ना। तो इनको काउंट ही नहीं किया जाता। वर्किंग पीपल किसको कहा जाता है? 15+ एंड 60 तक। तो इस एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? तो हमारा ये टारगेट है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट भी हमारा एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। अच्छा, पूरी दुनिया में अभी ऐसा सिचुएशन कहीं पर है नहीं कि वहां पर लोग फुल्ली एम्प्लॉयड है। ठीक है। लास्ट वन इज इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है समानता। इक्विटी का मतलब समानता, यानी कि हमें क्या लाना है? इक्वेलिटी लाना है। तो कैसे लाएंगे इक्वेलिटी? तो इनकम के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमें क्या करना है? कम करना है। तो इक्वेलिटी। एंड लास्ट वन इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है खुद पर डिपेंड, किसी दूसरे कंट्री पर हमें डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। तो ये सारे जो है ना, ये हमारे 5 ईयर प्लान्स के गोल्स थे। ठीक है ना? कौन कौन से, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो, कौन कौन से थे हमारे 5 ईयर प्लान के लॉन्ग टर्म गोल्स? पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा फुल एम्प्लॉयमेंट, चौथा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इक्विटी, समानता यानी कि सब लोग एक जैसे हों, इनकम का बहुत ज्यादा गैप ना हो। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे मेजर्स करती है, जैसे कि टैक्स वगैरह का प्रोविजन लाया जाता है। एंड सेल्फ रिलायंस यानी कि हम खुद पर डिपेंड हो, हमें किसी पे दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंसी हमारी ना हो। ठीक है ना? अब ये तो हो गए हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है ना? अब दूसरी बात करें अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्स की, तो शॉर्ट टर्म गोल्स डिपेंड करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे जो हैं वो क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स पीरियडिकली चेंज होता रहता है। जो करंट नीड है हमारी, उनको किस में रखा जाएगा? शॉर्ट टर्म गोल्स। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि प्लानिंग कमीशन के लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स कौन कौन से थे। लॉन्ग टर्म गोल्स समझ गए और शॉर्ट टर्म गोल्स भी आप समझ गए। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए, अब एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था ऑलरेडी। इसके बारे में मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इन्वॉल्व थे। एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा एक मेजर सेक्टर था जिसमें बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, है ना? एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स था ये। तो यहाँ पर देखो, नियरली 72% ऑफ वर्किंग पीपल इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है। अब बात करें अगर, तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी में जो हमारे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही ज्यादा था। ठीक है ना? 18% एंड 16%, 16.5 इन 2019-20। ये तो करंट का है। क्यों? क्योंकि ये हमारा डेवलप हुआ है थोड़ा बाकी के सेक्टर्स। उस टाइम पर मेजर पोर्शन जो था हमारे जीडीपी का वो एग्रीकल्चर से ही आता था, तो इसीलिए एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड ग्रेन्स, है ना? फूड ग्रेन्स या गुड ग्रेन जो भी कहें, तो हमें ग्रेन्स वगैरह की अवेलेबिलिटी जो है वो भी एग्रीकल्चर से मिल पाती थी। ठीक है। तीसरा, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स था क्या? एग्रीकल्चर। ठीक है ना? तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हम कर रहे थे, उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमें रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो वो रॉ मटेरियल भी हमें कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से। ठीक है ना? इनके प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर पाते थे। हमारे लिए रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया था एग्रीकल्चर। ठीक है ना? और इंडस्ट्रियल सेक्टर को मार्केटिंग के लिए भी एग्रीकल्चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से एग्रीकल्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो था।
अब हम बात करें अगर कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो देखो बड़ी बड़ी समस्याएं थी। पहला, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। हमारे यहाँ पर मॉनसून बेस्ड फार्मिंग करी जाती थी, इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी हमारे यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, अभी भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है, स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। यानी कि हमारे यहाँ पर जो फार्म है ना, मान लो कि ये कल्टीवेटेड एरिया है, अब ये बहुत छोटे 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 स्मॉल होल्डिंग्स में डिवाइडेड है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल होल्डिंग्स में इस तरीके से ये डिवाइडेड है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हम यहाँ पर हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि इसकी साइज जो है वो बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है ना, स्मॉल फार्मर्स हमारे कंट्री में ज्यादा है, जिसकी वजह से लैंड होल्डिंग्स जो है हमारी वो अच्छी छोटी है। तो छोटी लैंड होल्डिंग होने की वजह से यहाँ पर हम मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल जल्दी नहीं कर पाते। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम देखें तो डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की हमारे यहाँ पर कमी है। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा रूरल क्रेडिट में इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का मतलब हो गया जैसे कमर्शियल बैंक्स, नबार्ड, ये सब जो है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है। तो रूरल एरिया में जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं, उनके लिए उस टाइम पर जो है ना इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ फंड की या क्रेडिट फैसिलिटी की उस समय पर वहां पर उनकी थोड़ी शॉर्टेज चल रही थी, क्रेडिट फैसिलिटी वहां पर बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है ना, एंड फोर्थ वन इज कन्वेंशनल आउटलुक। इंडिया के जो फार्मर्स थे वो कन्वेंशनल आउटलुक पर काम करते थे, यानी कि जितना चाहिए उतना ही, सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही वो सिर्फ क्या करते थे, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे। मोस्टली वो प्रोडक्शन किसके लिए करते थे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे। ठीक है ना, और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, प्रोडक्ट जो हमने प्रोड्यूस किया उसको बेचने के लिए हमारे पास नहीं हुआ करता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट में। आप एक बार इसको देखना चाहो तो दोबारा से आप देख सकते हो। देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट की। तो इंडियन एग्रीकल्चर में सबसे पहला इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि पानी की सुविधाएं अच्छी नहीं थी, खेतों तक मानसून बेस्ड था। ठीक है ना, स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, हमारे यहाँ पर लैंड होल्डिंग जो थी वो छोटी छोटी थी। डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं थे क्रेडिट के लिए, रूरल क्रेडिट के लिए खास करके। कन्वेंशनल आउटलुक, पुराने तौर तरीके से हम खेती बाड़ी करते थे, और प्रॉपर मार्केटिंग की हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मार्केटिंग की शॉर्टेज। अब ये तो प्रॉब्लम्स थी। अब भाई सरकार अपनी बन गई, तो जब हमारी सरकार बन गई तो इन प्रॉब्लम्स को खत्म करेगी ना। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, तो सबसे पहले एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि जो जमींदारी सिस्टम फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था, उस जमींदारी सिस्टम को क्या किया गया, गवर्नमेंट ने खत्म किया। और लैंड टू टेनेंट, यानी कि जो टेनेंट्स लैंड पर फार्मिंग करते थे उनको वो लैंड परमानेंटली दे दिया गया। ठीक है, हालांकि इसमें लूप होल्स निकाले गए बाद में। फिर दूसरा इसके अंदर क्या किया गया, सीलिंग ऑफ लैंड या लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग किसको कहते हैं, तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड होल्डिंग पर एक लिमिट लगा दी कि एक पर्सन के पास इतने से ज्यादा लैंड नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो लैंड सीलिंग कर दी। इससे गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा लैंड था वो गवर्नमेंट ने सीज करा और उस लैंड को किस में बांट दिया, पुअर लोगों में बांट दिया। हालांकि इसके अंदर इन दोनों ही में अगर हम देखें, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज और सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग या लैंड सीलिंग जो है, इन दोनों के अंदर ही लूप होल्स निकाल लिए फार्मर्स ने। इसमें जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट कर दिया, बहुत बड़ा मूवमेंट कर दिया, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को लॉन्च करने में थोड़ा सा डिले हो गया। और उस टाइम गैप का इस्तेमाल करके जो बड़े लैंड होल्डर्स थे उन्होंने क्या किया, लैंड्स को अपने रिलेटिव्स के नाम ट्रांसफर कर दिया। अब एक्स्ट्रा लैंड ही नहीं बचेगा तो गवर्नमेंट सीज क्या करेगी। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम आई। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये जो लैंड रिफॉर्म हुआ वो सबसे ज्यादा सक्सेस कौन से स्टेट में हुआ, तो आप क्या बताएंगे, केरला एंड वेस्ट बंगाल। केरला एंड वेस्ट बंगाल, केरला और वेस्ट बंगाल दो ऐसे स्टेट्स थे जहां पर लैंड
सीलिंग या लैंड रिफॉर्म जो है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुआ। केरला एंड वेस्ट बंगाल, ये ध्यान रखना है आपको, केरला और वेस्ट बंगाल में लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से वहां पर हो पाया था। बाकी स्टेट्स में कंसिडरेबली अगर देखें तो उतना ज्यादा इसका फायदा नहीं मिला, वही लूप होल्स की मदद से उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा और भी थोड़ी बहुत चीजें गवर्नमेंट ने करी, जैसे जनरल रिफॉर्म्स जो हुए, दैट मींस कि इसके अंदर क्या क्या हुआ देखिए। सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने क्या किया, इरिगेशन की जो फैसिलिटी है उसको अपलिफ्ट करने का काम किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, इरिगेशन की फैसिलिटी को बढ़ाया, कैनल्स वगैरह बनाए गए जिसके तहत इरिगेटेड लैंड जो है वो हमारे यहाँ पर बढ़ सके। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, यानी कि रूरल एरिया में नबार्ड जैसे, यहाँ पर है नबार्ड जैसे बैंकों को खोला गया, जिनका काम क्या था, रूरल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, यानी कि लोन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराए जाए, ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट पॉलिसी के तहत एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंट्रोड्यूस किया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है फसल को का जो सोइंग सीजन होता है, जब उसको उगाया जा रहा होता है, बोया जा रहा होता है, उसी टाइम पर गवर्नमेंट उसकी एक रेट तय कर देती है कि इस प्रोडक्ट को हम इतने में खरीदेंगे, यानी कि गवर्नमेंट खरीदेगी उस एमआरपी पे, ठीक है ना, उस प्राइस पे। बाकी अगर फार्मर्स का वो प्रोडक्ट मार्केट में उससे ज्यादा अमाउंट में बिक रहा है तो वो वहां बेच सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट हमारा इस रेट पर नहीं बिक रहा है तो वो गवर्नमेंट को एमएसपी पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो एमएसपी से फार्मर्स को काफी ज्यादा मदद मिली। इसके अलावा रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकें, ऐसी सोसाइटीज या मार्केट्स भी डेवलप किए गए। इसके तो ये लैंड रेवेन्यू हो गया, लैंड सेटलमेंट हो गया। इसके अलावा जो दूसरा काम गवर्नमेंट ने किया लैंड को, एग्रीकल्चरल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप लोग को पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एचवाईवी सीड्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एचवाईवी सीड्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन को जो इंट्रोड्यूस किया गया उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, पूछा जाएगा आपसे कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो आप क्या बताएंगे, आप लिखेंगे उनका नाम था एम एस स्वामीनाथन, याद रखेंगे ये एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जी ने इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम किया था, या ग्रीन रेवोल्यूशन को अपलिफ्ट करने के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए एम एस स्वामीनाथन ने काम किया था, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिर से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो चीजें आती हैं वो क्या क्या है, तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, एचवाईवी सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, फसल को ग्रो करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का। एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना। क्रॉप रोटेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, इरिगेशन वगैरह की मॉडर्न फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे टेक्निक्स को इस्तेमाल करके जब फार्मिंग करी जाती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से क्या फायदा हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से सबसे बड़ा फायदा हुआ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। हमारा जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का वो सबसे पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फूड प्रोडक्शन जब हमारा इंक्रीज हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ, तो देखो फ्रॉम 82 मिलियन टन्स टू 176 मिलियन टन्स, लगभग ट्रिपल हो गया, 2.5 गुना हो गया लगभग, है ना। अच्छा, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जब हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी आउटपुट ज्यादा होने लगा तो नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, क्योंकि मोस्टली लोग हमारे यहाँ पर क्या थे, फार्मिंग में काम करते थे। इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेबल, देखो ये पॉइंट्स को ऐसे ही आपने लिखना है, जैसे जैसे ये दिया हुआ है ऐसे पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट लेके और इस पे ऐसे लिखोगे।
इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है? तो मार्केटेबल सरप्लस का मतलब हुआ कि अब हमारे जो फार्मर्स थे वो सिर्फ उसके लिए काम नहीं करते थे कि हमें सिर्फ उगाना है और खाना है। अब हमारे यहाँ के जो फार्मर्स थे वो होशियार हो गए थे और अब उन्होंने प्रोडक्शन ज्यादा करना सीखा। ठीक है ना? जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या होगा? प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होगी। जब प्रोडक्शन हमारी पहले से ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे? तो उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में बेचेंगे, है ना? जब हम मार्केट में बेचेंगे यानी कि मार्केटेबल सरप्लस जो है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा। मार्केटेबल सरप्लस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। एंड बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। अच्छा ये बताओ, लो इनकम ग्रुप्स को कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट हुआ? तो भाई जो लोग अपने इनकम का एक मेजर हिस्सा किस पे खर्च कर देते हैं, जो लोग अपने इनकम का मेजर हिस्सा फूड पे खर्च कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को जब फूड की सप्लाई बढ़ेगी, क्रॉप्स का सप्लाई बढ़ेगा, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी लैंड की, तो ऐसे केसेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से वो क्या करेंगे? सप्लाई बढ़ेगा जब उसका, तो वो चीजें सस्ती मिलेंगी। तो लो इनकम ग्रुप के लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिला। ठीक है ना? चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। जो फार्मर्स हमारे पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अपने लिए ही उगाते थे, उतना ही उगाते थे जितने की जरूरत थी, तो उसकी आउटलुक जो सोच है, मानसिकता है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। एंड बफर स्टॉक करना हमने शुरू किया। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है? तो बफर स्टॉक का मतलब होता है गवर्नमेंट क्या करती है? बफर स्टॉक क्रिएट करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एमएसपी बताया ना तुमको, तो एमएसपी पर गवर्नमेंट ने जो भी ग्रेन्स खरीदे उसका इस्तेमाल किसके लिए करेगी? वो ग्रेन क्या करेगी गवर्नमेंट? तो उससे बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है कि अगर कहीं कभी भी आपातकाल आ जाए, डिजास्टर आ जाए, क्रॉप फेलियर हो जाए किसी साल, तो वहां से गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उन ग्रेन्स को यूज कर सकती है और लोगों को फूड अवेलेबल करवा सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो बफर स्टॉक मेंटेन करती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 4 नंबर का डायरेक्टली। 4 मार्क्स यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या फेलियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फर्स्ट स्टेज में देखें, पहले स्टेज में जब ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन लिमिटेड क्रॉप के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता था। ग्रीन रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हर जगह नहीं होता था। सिर्फ वीट एंड राइस मोस्टली इसका इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा, अनइवन बेनिफिट। अब इसको समझिए, अनइवन बेनिफिट का मतलब क्या है? अनइवन बेनिफिट का मतलब हुआ कि यहाँ के जो फार्मर्स थे ना, वो दो तरह के फार्मर अभी भी हैं। दो तरह के फार्मर्स हैं। कुछ लोग जिनकी लैंड होल्डिंग ज्यादा है, यानी कि इनकम ग्रुप ज्यादा इनकम है उनकी, और कुछ या ज्यादातर जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, जिनके पास ना तो अपना लैंड है, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। तो अनइवन बेनिफिट का मतलब क्या हुआ कि बिग फार्मर्स को तो इससे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि वो इसके इनपुट्स वगैरह को आसानी से खरीद पाते थे। फर्टिलाइजर्स हो, HYV सीड्स हो, ट्रैक्टर्स हो, इरिगेशन के लिए पंपिंग सेट हो, पेस्टिसाइड्स हो, तो इन चीजों को बड़े फार्मर्स तो खरीद लेते थे, लेकिन छोटे फार्मर्स को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो इसको, इन चीजों को, इतना पैसा उनके पास नहीं था कि वो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। इसके बाद अगर इसका एक और डिमेरिट हम देखें तो वो है सॉइल डिग्रेडेशन। कहीं ना कहीं ये तो हम सब जानते हैं कि जब हम खेतों में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इनका इस्तेमाल करते हैं तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है। दूसरी बात, इरिगेशन के लिए इन HYV सीड्स को इरिगेट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होता है, यानी कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है हमारा वो कहीं ना कहीं डाउन जाता है। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड का मतलब क्या होता है? तो अनइवन स्प्रेड का मतलब ये है कि यहाँ के जो फार्मर्स थे वो, सॉरी, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो इंडिया में हर जगह इक्वली नहीं फैल पाया। बात समझ में आ रही है? ग्रीन रेवोल्यूशन जो था ना वो इंडिया के हर स्टेट में इक्वली नहीं फैल पाया, क्योंकि जैसे कि कुछ स्टेट्स, जैसे आप देखोगे तो पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश भी,
ऐसे जो बड़े स्टेट जहाँ के फार्मर्स लार्ज फार्मर्स थे ज्यादा जहां पर, तो उन स्टेट्स में तो इसको बहुत ही आसानी से अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन ज्यादातर जो इंडिया के स्टेट्स छोटे फार्मर्स जहां पर ज्यादा थे, जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, है ना, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट को देखें, तो ऐसी जगहों पर, राजस्थान हो गया, तो ऐसे जगहों पर ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा ज्यादा नहीं मिल पाया फार्मर्स को, क्योंकि वहां के जो फार्मर्स थे वो पुअर फार्मर्स थे, उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए चीजों में इन्वेस्ट कर सके। आई होप इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सेक्टर आपको समझ में बात आ गई होगी। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस करे, इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम क्या क्या थी? तो देखो, इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, है ना। तो कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते थे। इन्वेस्टर्स जो थे उनको पता था कि यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर्स जल्दी वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। दूसरा, लैक ऑफ इंसेंटिव यहाँ की, यानी कि यहाँ के जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे इसको लेकर के, ठीक है ना। इसके अलावा सोशल जस्टिस, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो होता है उनका मेन मोटिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। और हमारी जो गवर्नमेंट थी वो किस पर काम कर रही थी? पब्लिक वेलफेयर के मोटिव पर काम कर रही थी। तो दोनों का मैचिंग हो नहीं रहा था। इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस टाइम पर हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट में नहीं था। तो इन सारी समस्याओं की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ गई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए हमारे यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर फिर से देखना, आईपीआर 1956 क्वेश्चन में आता है। आईपीआर 1956, या इसको सेकंड आईपीआर भी कहते हैं। पहला आईपीआर आया था 1948 में और ये दूसरा आईपीआर आया हमारा 1956 में। तो आईपीआर 1956 इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर, जिसके तहत इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 शेड्यूल में डिवाइड किया गया। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए के अंदर 17 ऐसे इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया गया जिसके अंदर प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सारा काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करेंगे। ध्यान रखेंगे, 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ओनली। ओके। शेड्यूल बी में 12 ऐसे इंडस्ट्रीज को मार्क किया गया जिसमें इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट लेगी और प्राइवेट सेक्टर उसको सब्स्टिट्यूट करके, मतलब उसको सपोर्टिंग रोल में प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी कि उसमें शेड्यूल बी के अंदर जो 12 इंडस्ट्रीज थी, वो शेड्यूल बी के 12 इंडस्ट्रीज स्टार्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट। उसमें पैसा इन्वेस्ट करना अगर चाहे प्राइवेट सेक्टर तो थोड़ा बहुत परसेंटेज इन्वेस्ट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड शेड्यूल बी। एंड शेड्यूल सी, शेड्यूल सी के अंदर जो इंडस्ट्रियां शेड्यूल ए और बी में नहीं आई, उन सारी इंडस्ट्रीज को कहां डाल दिया गया? शेड्यूल सी के अंदर डाल दिया गया, जिसको प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अब आप कहोगे कि शेड्यूल सी में तो फिर सारा का सारा प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनियां ही करेंगी। तो नहीं, प्राइवेट कंपनियां करेंगी लेकिन कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का। किसका होगा कंट्रोल? गवर्नमेंट का होगा, थ्रू लाइसेंसिंग। तो यहां से आपका आता है लाइसेंसिंग सिस्टम। यहां से आपका नया टॉपिक शुरू हो जाता है, लाइसेंसिंग सिस्टम। तो आपसे पूछा जाएगा पहला कि सबसे पहली बात कि इंडिया के अंदर जो लाइसेंसिंग सिस्टम है वो कौन से रेजोल्यूशन के तहत आया? तो आप क्या बताएंगे? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ठीक है। दूसरा, अब इस लाइसेंसिंग सिस्टम के तहत क्या था? तो देखो, जो शेड्यूल सी के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी जिनको प्राइवेट सेक्टर, जिसके अंदर प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग का काम कर सकते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम लगा दिया गया। दैट मींस कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए क्या लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा, उनके एक्सपेंशन के लिए, अगर कोई पहले से खुली हुई कोई कंपनी है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, हम उसको उसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं या उसमें और
एडवांसमेंट करना चाहते हैं, उसको और एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें लाइसेंसिंग करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और तीसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। मान लो कि कोई प्राइवेट कंपनी पहले से किसी प्रोडक्ट को बना रही है, अब उसको अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है, नई चीजें लानी है, तो उसके लिए भी उसे क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये बहुत बड़ी समस्या थी, इसकी वजह से पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर जो है वो फ्री होकर अपना काम नहीं कर रही थी। अब ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल कंसेशन लाया गया। इंडस्ट्रियल कंसेशन का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल कंसेशन के तहत ऐसी कंपनियां, ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो रूरल एरिया में या बैकवर्ड एरियाज में जाके अपना प्रोडक्शन यूनिट लगा रही थी, उन कंपनियों को कुछ कंसेशंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, जैसे कि टैक्स में कुछ बेनिफिट दे दिया, उनको बिजली पानी थोड़ा कम रेट पर अवेलेबल करवा दिया, कुछ समय के लिए उनसे टैक्स नहीं लिया, टैक्स हॉलीडेज जिसको कहते हैं। तो इस तरह की कुछ कंसेशंस वगैरह दे करके इंडस्ट्रीज को प्रोमोट किया गया इंडिया के अंदर। ठीक है जी, तो ये है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इसमें लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको समझना है। ठीक है ना। उसके बाद आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, तो देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सबसे पहले हम कहते किसको है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन किया जाता है उसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना किया गया, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर इसको डिफाइन किया जाता है। तो 1950 के अंदर ये था, जब इस आईपीआर को लाया गया, उस टाइम पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन ये थी कि जिस कंपनी के अंदर एसेट के अंदर 5 लाख रुपए या उससे कम इन्वेस्टमेंट किया गया हो, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहेंगे। अब ये लिमिट अभी की अगर हम बात करें तो ये 1 करोड़ हो चुका है। अभी अभी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, तो जिन इंडस्ट्रीज के अंदर 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट एसेट पर किया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना था, तो इसके लिए उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया। तो सबसे पहले देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट थे, पहले ये बात समझेंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं ना, वो मोस्टली क्या होते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं। लेबर इंसेंटिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वर्कर्स से ज्यादा काम करवाया जाएगा, यहाँ पर मशीनों से काम नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पर जो मोस्टली काम करेंगे वो कौन काम करेंगे, वर्कर्स। ज्यादातर चीजों के लिए इंसान का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब ज्यादातर चीजें इसमें मजदूरों से करवाई जाएगी, तो यहाँ पर मजदूरों की जरूरत क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स था ये। तो इसलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज्यादा जनरेट कर रहा था। दूसरा, प्रोमोट्स बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या है, देखिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना हमारी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो मोस्टली जो थी वो कहां पर लगाई जा रही थी, रूरल एरियाज में। रूरल या जो बैकवर्ड एरियाज है जहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो रूरल या बैकवर्ड एरियाज में इसको ऐसे यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया जाता था, जिसकी वजह से रीजनल बैलेंस जो है हमारा वो मेंटेन हो सकता था। इसके अलावा प्रोमोट्स इक्विटी, कहीं ना कहीं कम पैसे में बिजनेस को स्टार्ट करने का ये तरीका था, लोगों की इनकम बढ़ाने का एक तरीका था जिससे इक्विटी बढ़ेगी। एंड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं ना, ये बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, तो रॉ मटेरियल का भी एक बहुत बड़ा ये सोर्स था। ठीक है ना, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब एक बात समझे, यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। अब मेरे पास एक छोटी सी बात समझो, मान लो कि ये एक पेन है, इस पेन को एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बना रही है और दूसरी तरफ यही पेन एक छोटी सी फैक्ट्री में कहीं पर बनाया जा रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। इस पेन को जब बड़ी कंपनी बनाएगी तो वो क्या करेगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी कि मशीनों का इस्तेमाल करके इसको प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
प्रोडक्शन का कॉस्ट जैसे ही कम होगा तो वो कम रेट पर उसको मार्केट में बेच पाएंगे। वही काम अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेगी तो उसका कॉस्ट ज्यादा आएगा, इसकी वजह से उसको हाई रेट पर बेचना पड़ेगा। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और बड़ी कंपनियां, बिग फर्म्स जो हैं, उन दोनों को अगर कंपेयर कर दिया जाएगा तो कंपैरिजन में प्रॉब्लम क्या होगी, उनके बीच जब कंपटीशन होगा ना, तो बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बहुत कम रेट पर बेच सकती हैं, लेकिन छोटी कंपनियां जो है वो उस रेट पर बेच ही नहीं पाएंगे क्योंकि उतने उसने मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रखा है। तो बड़ी कंपनियों से अगर इनका कंपटीशन होगा तो ऐसे में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चल ही नहीं पाती। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीजों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिया कि भाई इन चीजों का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा ही किया जाएगा। तो इस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मेरे बच्चों एक ध्यान रखना बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है आपका वो आता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये हर पेपर में पूछा जाता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? तो देखो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली, आप ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अगर आप समझो तो बिल्कुल इसका ये मतलब है कि हमें इंपोर्ट कम करना है। गवर्नमेंट चाह रही थी कि हमारे कंट्री में इंपोर्ट कम हो जाए। इसके लिए उन्होंने क्या सोचा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे पेन का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? पेंसिल। अगर पेन नहीं है तो हम पेंसिल से लिख लेंगे। टी का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? कॉफी। पढ़ा ना आपने 11th में। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी कि जिन प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट करते हैं उन प्रोडक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कंट्री में ही बनाना शुरू करें, तो इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने दो चीजों का सहारा लिया, याद रखेंगे। इसका नाम है टैरिफ एंड कोटाज। टैरिफ एंड कोटाज। अब टैरिफ एंड कोटा क्या है? तो इसका ये मतलब है कि इंपोर्ट पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। इंपोर्ट पे टैक्स को क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर टैक्स को बढ़ा दिया, इंपोर्टेड गुड्स जो है वो इंडिया में क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे, तो लोग उसको कम इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, कोटा लगा दिया। कोटा का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, यानी कि क्वांटिटी कितना आप इंपोर्ट कर सकते हो उस पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप एक सर्टेन अमाउंट, एक कोई सा भी फिक्स क्वांटिटी सेट कर दिया कि इससे ज्यादा अब आप क्या नहीं कर सकते? इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो टैरिफ और कोटा की मदद से, टैरिफ की वजह से क्या हो गया? टैक्स का परसेंटेज बढ़ गया। टैक्स का परसेंटेज जैसे ही बढ़ा, ये क्या कर देगा? प्राइस को बढ़ा देगा। और दूसरी तरफ कोटा लगा दिया, तो कोटा से क्या हो गया? कोटा ने क्या किया? क्वांटिटी को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ठीक है ना। तो टैरिफ और कोटा इन दोनों ने मिलकर के इंपोर्ट को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है ना। जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट जो है वो क्या हो गया? कम हुआ। तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम किया, फॉरेन सेक्टर को डेवलप करने के लिए काम किया और एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए काम किया। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में बात आ गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को, इसी बुक के दूसरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।